हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में क्लास 12th में हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत विभव तथा धारिता, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो उसका हम लोगों ने 2 लेक्चर पढ़ चुके थे। उसमें हम लोगों ने काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत विभव। फिर हमने आप लोगों को एक डेरिवेशन कराया था कि पॉइंट चार्ज की वजह से कुछ दूरी पर पोटेंशियल क्या होता है, मतलब बिंदु आवेश की वजह से कुछ दूरी पर विद्युत विभव क्या होता है। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बताया था कि द्विध्रुव की वजह से विद्युत विभव क्या होता है। द्विध्रुव की वजह से जो विद्युत विभव का फॉर्मूला डिराइव किया था वो काफी इंपॉर्टेंट था। थोड़ा टफ भी है समझता हूँ, लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। बार बार देखिए, 2-3 बार आपको समझ में आ जाएगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं समविभव पृष्ठ क्या होता है और स्थितिज ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा मतलब स्थितिज ऊर्जा का मतलब होता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा किसी आवेश की वजह से या आवेशों के निकाय की वजह से क्या होती है, ठीक है। तो इस बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। और हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, मतलब समविभव पृष्ठ। नाम से ही पता चल रहा होगा, एक ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या हो, सेम हो, उसको क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ बोलते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग मेरा नाम जानते होंगे, मेरा नाम है शावेज खान और मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स क्लास 10th, 11th और 12th को। तो वीडियो शुरू करने से पहले, लेक्चर शुरू करने से पहले जितने भी बटन दिख रहे हैं सब दबा देने आप लोग को। सब्सक्राइब वाला बटन जो व्हाइट वाला दिख रहा है उसको तो जरूर दबाना है। टूट जाए मोबाइल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो जैसा कि आप लोग लिखा हुआ देख पा रहे हैं यहाँ पे, समविभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, ये क्या होती हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है जो कुछ इसका डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन क्या होती है कि ऐसा पृष्ठ, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। नाम से ही पता चला इक्वी, इक्वी का मतलब होता है इक्वल, पोटेंशियल का मतलब तो जानते ही पोटेंशियल, और सरफेस का मतलब सरफेस, मतलब एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो। जैसे एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम मान लें कि इसके लिए पॉइंट चार्ज के लिए, पहले हम बात करते हैं किसके लिए, बिंदु आवेश के लिए। बिंदु आवेश के लिए, बिंदु आवेश अगर मान लो ये कोई प्लस क्यू चार्ज है, क्या है, प्लस क्यू चार्ज। अब प्लस क्यू चार्ज की वजह से, बिंदु आवेश की वजह से विद्युत विभव क्या होता है, के क्यू अपॉन आर होता है। क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। तो अगर हम इससे आर दूरी पर चाहे यहां पे जाएं, चाहे इससे आर दूरी पर इधर जाएं, चाहे इससे आर दूरी पर इधर जाएं, चाहे इससे आर दूरी पर इधर जाएं, चाहे जहां भी चले जाएं, बस दूरी क्या होना चाहिए, इससे आर दूरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आर दूरी। तो ये सारे पॉइंट के ऊपर ये सारी दूरी कितनी है, आर दूरी है। तो हर पॉइंट के ऊपर, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, ये पॉइंट हो, तो एक तरह से तुम देख रहे हो, समझ पा रहे हो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं। अगर कोई पॉइंट चार्ज रखा है तो उसके चारों तरफ एक क्या बन रहा होगा, गोला बन रहा होगा। क्या बन रहा होगा, गोला। और उस गोले की त्रिज्या क्या हो रही होगी, आर। तो आर उस गोले के हर पॉइंट, उस गोले के हर पॉइंट से उस चार्ज की जो डिस्टेंस होगी, जो उस आवेश की डिस्टेंस होगी, वो क्या होगी, सेम होगी, आर। और डिस्टेंस सेम है तो फॉर्मूला क्या लगेगा, के क्यू अपॉन आर। तो उस सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पर विभव क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपॉन आर। और के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर सब क्या होगा, सेम विभव होगा। तो अगर हम ये सारे पॉइंट्स को हम मिला देंगे, ये सारे पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो क्या बनेगा, एक तरह से क्या बनेगा, आपका एक गोला बनेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्फेयर। तो ये जो गोलाकार चीज बनेगी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे समविभव पृष्ठ। क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ। तो हम कह सकते हैं कि प्लस क्यू चार्ज की वजह से या बिंदु आवेश की वजह से जो तुम्हारी समविभव पृष्ठ होता है, उसका आकार क्या होता है, गोलाकार होता है। हर तरह के विभव की वजह से समविभव जो पृष्ठ होगा उसका आकार क्या होगा, अलग अलग होगा। अगर कोई पॉइंट चार्ज है उसकी वजह से समविभव पृष्ठ क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस किस तरह की होगी, गोलाकार होगी या स्फेरिकल होगी। अच्छा, इससे हम और दूरी पर चले जाएं, मान लो यहाँ पे हम ले लें, यहाँ पे आर, ये मान लिया हमने क्या है, आर दूरी है। इसके बाद में अगर थोड़ी सी दूरी और बढ़ा लें, इस पॉइंट चार्ज से हम थोड़ी दूरी क्या बढ़ा लें, और बढ़ा लें, तो ये एक अलग से गोला बन गया। तो इस गोले के भी, इस गोले के हर पॉइंट की दूरी इससे क्या होगी, इस चार्ज से सेम होगी। तो ये एक तरह से ये वाला गोला भी क्या होगा, समविभव पृष्ठ होगा। तो इस तरह से और आगे चले जाओगे तो उस गोले के सारे पॉइंट पर विभव क्या होगा, सेम होगा। तो एक तरह से देखा जाए बहुत सारे ऐसे तुम क्या बना सकते हो, गोलाकार पृष्ठ बना सकते हो, जिसके ऊपर क्या हो, विभव हर पॉइंट पे सेम हो। क्यों, देखो विभव सेम पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट चार्ज की वजह से, बिंदु आवेश की वजह से पोटेंशियल सेम कब होगा, जब यहां से डिस्टेंस सेम होगी। तो एक गोला तुमने ऐसे बना दिया, अब एक थोड़ी ज्यादा त्रिज्या का बना दो, फिर एक और ज्यादा त्रिज्या का बना दो, एक और गोला बन जाएगा, और ज्यादा रेडियस ले लो, और बड़ा गोला बन जाएगा। तो जितने भी स्फेयर बनेंगे सबके ऊपर क्या होगा, हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये भी क्या है तुम्हारा, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो तुम ये कह सकते हो, अगर कोई चार्ज क्या है, पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से जो तुम्हारा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है वो क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक
कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, सर्कल्स नहीं कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स होते हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर, या जिसको हिंदी में बोलते हो संकेंद्रीय गोले। स्फेयर का मतलब समझते हो ना, गोला। गोला का मतलब और वृत्त का मतलब अलग होता है। स्फेयर और सर्कल में फर्क होता है। सर्कल मतलब क्या होता है, 2D, इस प्लेन के ऊपर जो गोल बनता है आकार, उसको क्या बोलते हैं, सर्कल बोलते हैं। और अगर जो एक पूरा 3D में गोल होता है, बॉल, बॉल देखा है ना, बॉल, चूड़ी और बॉल का अंतर देखो। चूड़ी देखा ना, चूड़ी किस तरह की होती है, सिर्फ 1D में होती है, बहुत कम उसकी थिकनेस होती है, तो उसको हम क्या मान सकते हैं, 2D में मान सकते हैं, सॉरी। चूड़ी क्या हो गई, 2D हो गई। और एक जो गोल होता है बॉल पूरा, वो तुम्हारा क्या होता है, 3D में होता है, स्फीयर। तो बॉल और चूड़ी में फर्क जानते हो ना। तो इस तरह से अगर कोई तुम्हारा आवेश है, आवेश के लिए जो पॉइंट चार्ज है तुम्हारा पास, बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ का आकार क्या होता है, गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है। संकेंद्रीय गोले होते हैं, कई सारे संकेंद्रीय गोले, मतलब जिसका सेंटर सेम होगा। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, सेंटर सेम होगा और स्फीयर क्या होंगे, अलग अलग कई सारे हो सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बोलते हैं। बिंदु आवेश के लिए ये क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती है। तो तुमसे 1 नंबर में सवाल पूछ सकता है कि बताइए बिंदु आवेश की वजह से जो तुम्हारी से समविभव पृष्ठ होते हैं उनका आकार क्या होता है। ऑप्शन कई दे देगा तुमको, प्लेन दे देगा, एक समतल दे देगा, फिर बोल देगा कि जो है क्या होता है वृत्ताकार बोल देगा, फिर बोल देगा स्फेरिकल मतलब गोलाकार। तो ऑप्शन तुम समझते हो क्या होगा, संकेंद्रीय गोला होगा। तो ये तो हो गया तुम्हारा बिंदु आवेश की वजह से। अच्छा, एक खासियत और है समझो, बिंदु आवेश की वजह से ही तुमको पता है एक चीज और, देखो पॉइंट चार्ज अगर मान लो ये प्लस क्यू चार्ज है, क्या है, प्लस क्यू चार्ज। तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से एक चीज और होती है, क्या होती है, चार्ज चाहे प्लस हो या माइनस हो, उसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। तो प्लस क्यू की वजह से तुमको पता है विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या होती हैं, इससे रेडियली बाहर की तरफ होती हैं। रेडियली मतलब त्रिज्याकार आकार में बाहर की तरफ होती हैं। ये होती है विद्युत क्षेत्र की बल रेखाएं, या विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इसी को बोल सकते हो। और अभी तुमने बताया कि जो है ये जो प्लस क्यू आवेश है, इसकी वजह से जो तुम्हारा समविभव पृष्ठ होता है वो क्या होता है, गोलाकार होता है। क्या होता है, गोलाकार होता है, स्फेरिकल होता है। ये तुम्हारा क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, या जिसको समविभव पृष्ठ बोलते हैं। और ये क्या है, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। तो तुम एक चीज देखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मतलब विद्युत क्षेत्र एक तरह से क्या होता है, समविभव पृष्ठ के परपेंडिकुलर होता है। देखो ये सब कहाँ से जा रही है, सेंटर से लाइन आ रही है। तो सेंटर से आने वाली लाइन सर्कल के, जो सर्कल बता रहे हैं, स्फेयर जो होता है, स्फेयर के पृष्ठ के ऊपर क्या होती है, लंबवत होती हैं। तो देख रहे हो ये 90 डिग्री का एंगल बनना है। तो इससे एक बात और साबित हो गई कि समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, लंबवत होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। विद्युत क्षेत्र समविभव पृष्ठ के लंबवत होता है। ठीक है, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये बात ध्यान रखनी है समविभव पृष्ठ के बारे में कि हर पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। और दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर हो गया। ये तो हो गया पॉइंट चार्ज की वजह से, बिंदु आवेश की वजह से समविभव पृष्ठ। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि एक अगर हम चादर ले लें, तुमने पढ़ा है ना, क्या पढ़ा है तुमने कि चादर की वजह से भी विद्युत क्षेत्र पढ़ा है ना, तो चादर की वजह से भी समविभव पृष्ठ बनेगा। तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए तब तक। अब हम लोग देखते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र के कारण। एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या होता है, जहां पे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे दिखाते हैं, समांतर विद्युत बल रेखाएं दिखा दो। तो इसका मतलब ये सब क्या है, यहाँ पे एक समान विद्युत क्षेत्र है। क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है। यहाँ पे बराबर बराबर दूरी पर अगर तुमने क्या दिखा दी, विद्युत बल रेखाएं दिखा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखा दी, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे सेम है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए अभी हमने तुमको बताया है कि विद्युत, एक चीज तुमको ध्यान रखनी होगी कि विद्युत क्षेत्र जो होता है वो समविभव पृष्ठ एक दूसरे के लंबवत होते हैं। जो सरफेस होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस, और इलेक्ट्रिक फील्ड वो एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब 90 डिग्री पे होते हैं। तो इसके लंबवत सरफेस कैसे हो सकती है, जाहिर सी बात है इसके लंबवत सरफेस जो भी होगी वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल टाइप का होगा। क्या होगा, रेक्टेंगल टाइप का। कई सारे बन सकते हैं। तो ये सब क्या हो जाएंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस हो जाएंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस।
तो इसका मतलब अगर कोई एक समान विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र का मतलब उसमें बल रेखाएं क्या होंगी, बिल्कुल समांतर होंगी। तो उसका मतलब वहां पे जो विद्युत वो तुम्हारा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगा, समविभव पृष्ठ बनेगा, वो क्या बनेगा, आयताकार बनेगा। क्या बनेगा, आयताकार बनेगा, जिसमें क्या होगा, ये जो है 90 डिग्री पे होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पे दिख नहीं पा रहा है, समझ लो ऐसे इस तरह से है वो, लेकिन हमने जानबूझ के इस तरह से दिखाया है ताकि तुमको समझ में क्या हो जाए, आ जाए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और ये तुम्हारा समविभव पृष्ठ एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं। बात समझ में आई। अच्छा एक और समझो, अगर दो धनात्मक आवेश पास पास रखे हैं, मान लो एक प्लस चार्ज यहाँ पे रखा है और एक प्लस चार्ज यहाँ पे रखा है, मान लो, ठीक है। तुमको पता है प्लस चार्ज की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, तो इससे निकल के इसमें जाएंगी तो है नहीं। अगर यहाँ पे माइनस रखा होता तो प्लस से निकलती और माइनस में जाती। तो तुमको पता है प्लस से निकलती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और यहाँ भी क्या होंगी, प्लस से निकल रही होंगी, लेकिन एक दूसरे से जुड़ेंगी तो है नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों प्लस चार्ज हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्या करेंगी, दूर भगाएंगी, रेपल करेंगी। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ दिखा दो बनाने के लिए, तुम 2-3 दिखा दो, बहुत हैं, ठीक है। 4 निकलती हुई इसमें से दिखा दी, चलो इसमें से भी दिखा देते हैं कुछ। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और इधर भी निकलते हुए दिखा दो। ये चीजें मैं तुमको बता चुका हूं किसमें, जब हमने पढ़ाया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अब बताओ तुमको इसमें हम किस तरह से सरफेस बना दें, समविभव पृष्ठ कैसे बनाएं, हम इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे बनाएं। तो तुमको हम बता चुके हैं, हम क्या बताया है, हमने तुमको एक पॉइंट याद रखना, उससे तुम इलेक्ट्रिक जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो आराम से बना सकोगे। समविभव पृष्ठ बनाने का एक ही तरीका है, जहां पे विद्युत क्षेत्र देखो उसके लंबवत हमेशा होता है समविभव पृष्ठ। अब इन रेखाओं के लंबवत क्या हो सकता है, एक गोला ही हो सकता है, इनके लंबवत तो क्या हो सकता है, गोला हो सकता है, देखो हल्का सा गोलाकार हो सकता है। और आगे जाओगे तो ये इसके लंबवत हो गया। बस तुम्हारी ये रेखाएं जो होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, लंबवत होनी चाहिए। इस तरह से तुम क्या दिखा दो, लंबवत दिखा दो रेखाओं को। इस तरह से यहाँ भी समविभव पृष्ठ बना दो, ये देखो रेखाएं एक दूसरे के क्या दिखा दो, लंबवत दिखा दो। समविभव पृष्ठ जो भी बनेगा वो क्या बनेगा, लंबवत। तो एक सर्कल ही तुम खींचा जा सकता था, इसमें क्या खींचा जा सकता था, सर्कल ही, जिसको स्फेयर बोल सकते हो। सर्कल तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है तुमको, 3D में खींचोगे तो क्या बनेगा, स्फेयर बनेगा। एक अगर प्लस में है या दूसरा भी प्लस में है तो बल रेखाएं एक दूसरे से दूर जा रही होंगी, तो अलग अलग स्फेयर बन जाएंगे यहाँ पे। बात समझ में आई तुमको। तो ये होगा तुम्हारा क्या, समविभव पृष्ठ। अब हम लोग को इसके बाद में देखना है, अगर मान लो एक प्लस चार्ज हो और एक माइनस चार्ज हो तब क्या होगा, तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं तब समविभव पृष्ठ क्या होगा। अब देखिए हम लोग देखते हैं दो विपरीत आवेशों के कारण क्या देखना है हमको, समविभव पृष्ठ किस प्रकार का होगा। तो एक आवेश प्लस में ले लो, एक माइनस में ले लो, सिंपल सी बात है। मान लो इधर तुमने ले लिया प्लस क्यू आवेश और इधर क्या ले लिया, माइनस क्यू आवेश। तुमको पता है प्लस क्यू और माइनस क्यू की तुम क्या बना लो, बल रेखाएं बना लो। तुमको पता है प्लस से बल रेखाएं निकलती हैं और माइनस में जाती हैं, प्लस से निकलती हैं माइनस में जाती हैं, प्लस से निकलती हैं माइनस में जाते हैं। बहुत सारी बना सकते हो, लेकिन इतनी बनाना कि साफ साफ बन जाए, ठीक है। अब माइनस से इस तरह से निकलती हुई दिखा दो तुम, यहाँ पे माइनस में आती हुई दिखा दो, यहाँ पे 2-3 आती हुई दिखा दूं, इस तरह से, इस तरह से यहां से निकलती हुई दिखा दो। दोनों आवेश बराबर है, इसलिए जितनी यहां से निकलती हुई दिखाई है उतनी यहां पे जाती हुई दिखाई है। अब इसके लिए समविभव पृष्ठ बनाना है तो वही बनेगा, देखो इस तरह की बनाओ कि गोला जो है ये रेखाएं एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, तो गोला ही कार बनेंगी, इस तरह से बनती चली जाएंगी। यहां पे भी इस तरह से बनती चली जाएंगी, ठीक है। ये एक दूसरे के लंबवत होगा, बस ये ध्यान रखा करो, विद्युत क्षेत्र जो होगा वो समविभव पृष्ठ के क्या होगा, लंबवत होगा। इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो कि समविभव पृष्ठ क्या होता है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत हो गया। तो समझ में आ गया होगा आपको समविभव पृष्ठ क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है। ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल क्या हो, सेम हो, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, समविभव पृष्ठ या इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। अलग अलग तरह के लिए हमने देख लिया, पॉइंट चार्ज के लिए देखा, उसके बाद में हमने अगर मान लो एक बराबर हर जगह पे क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए देखा, फिर हमने देखा दो अगर जो है सेम सेम चार्ज जो है और दोनों क्या हैं, सेम साइन के हैं, मतलब दोनों जो है समान उसके हैं, अगर दोनों प्लस वाले हैं तो क्या होगा, विद्युत वो क्या बनेगा तुम्हारा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर एक प्लस वाला है एक माइनस वाला है तब क्या बनेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब हम लोग एक चीज और देखने वाले हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस खत्म हो गया, अब हमको देखना है कि विद्युत क्षेत्र में और विभव में एक संबंध होता है, वो हमको निकालना है। रिलेशन बिटवीन E एंड V।
इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्ट, ये क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, विभव के बीच में संबंध। तो लिख दो ई व वी के बीच संबंध। अब ये कैसे निकालेंगे? देखो हमने पहले मान लिया, क्या मान लिया, हमने मान लिया एक जगह से कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, या हमने मान लिया दो, मान लो एक सरफेस मान ली, एक सरफेस मान लो हमने ये ले ली, इसी के समांतर एक और सरफेस हमने ऐसे ले लिया आगे, ठीक है, और मान लिया कि विद्युत क्षेत्र कैसे ऐसे बराबर बराबर है, सीधे है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान है, ठीक है, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से चलो बना के दिखा भी देते हैं, तुमको ज़्यादा लाइन नहीं बनाते हैं ताकि तुमको ज़्यादा इसमें समझ में आए अच्छे से, ठीक है। ये बता दिया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान है पूरे में, और इसमें क्या है, ये दो तुम्हारी क्या है, समविभव पृष्ठ है, कौन सी, ये भी समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ, और ये भी एक समविभव पृष्ठ है। मतलब इस वाली विभव समविभव पृष्ठ पर सारे पॉइंट पर वोल्टेज सेम होगा, और इस वाली पर भी सारे पे वोल्टेज सेम होगा। हमने मान लिया इसके हर पॉइंट पर वोल्टेज क्या है, वी है, वी क्या है, वी है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या मान लिया वोल्टेज, इस वाले के ऊपर, इस वाले के ऊपर वोल्टेज हम क्या मान ले, देखो तुमको एक चीज हमने बताई थी कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में तुम आगे जाओगे तो वोल्टेज घटेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में आगे जाने पर वोल्टेज घटता है, क्यों घटता है, क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर मान लो तुमने एक चीज पढ़ा है, अगर मान लो ये पॉइंट क्यू है, क्यू से आर दूरी पर अगर तुमको पोटेंशियल निकालना है वीपी, तो तुमने फॉर्मूला होगा पढ़ा होगा के क्यू अपॉन आर, ठीक है। और तुमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा क्या होती है, प्लस क्यू की वजह से दूर की तरफ होती है, तो ये दिशा हर तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे देखो आर बढ़ने पर, मतलब दूरी बढ़ने पर, आवेश से ये दूरी बढ़ने पर विभव का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। ये अपॉन में नंबर है ना, अगर R1 रखोगे तो के क्यू अपॉन 1 मीटर आएगा, R2 रखोगे तो के क्यू अपॉन 2 मीटर आएगा, तो नीचे वाला नंबर जब बढ़ेगा तो ये ओवरऑल नंबर क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब जैसे जैसे तुम आगे जाते जाते हो विद्युत क्षेत्र में, वैसे वैसे विभव का मान क्या होता रहता है, घटता जाता है। तो इसका मतलब इसका विभव क्या होगा, कम होगा थोड़ा। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, अभी मान लेते हैं इसका वोल्टेज विभव क्या है, V प्लस डेल्टा वी, क्या है, V प्लस डेल्टा वी। अब बहुत पास पास हमने इनको माना है सरफेसेस को, तो इसको हम मान सकते हैं कि V प्लस डेल्टा वी है। डेल्टा अभी तुम लोग कहोगे कि अभी तो हमने बताया है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे जाने पर विभव कम होता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तुमने डेल्टा वी लिख दिया। अरे हो सकता है डेल्टा वी माइनस में आ जाए ना, तो माइनस में आ जाएगा तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। ये अगर हमने मान लिया सरफेस 1 है, इसको क्या मान लिया हमने, सरफेस 2 मान लिया। हमने ये मान लिया कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, यहाँ से बिल्कुल लंबवत हम ले जा रहे हैं इस पॉइंट पर किसी को, ये दूसरा पॉइंट है, ये आमने सामने क्या है, लंबवत दूरी है, और मान लिया ये बहुत कम दूरी है, हमने जूम करके दिखा दी है, मान लो ये दूरी क्या है, बहुत कम है, मान लो dr दूरी है, क्या है, dr। छोटी दूरी को हम किससे दिखाते हैं, d लगा देते हैं उससे पहले, जिससे ये लगता है कि ये दूरी क्या है, कम है। अगर छोटी दूरी ना होती तो क्या r मान लेते थे या डेल्टा r मान लेते, लेकिन d लग जाता है किसी के पहले, तो इसका मतलब वो दूरी क्या है, बहुत छोटी सी दूरी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे चलो डेल्टा मान लें क्या, इसको भी चलो d मान लेते हैं ताकि तुम लोग को ये ना लगे, यहाँ पे d लगा दिया, तो इसका मतलब जो विभव में परिवर्तन होगा वो भी क्या होगा, बहुत कम होगा, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, काफी कम है। तो मान लिया अगर ये पॉइंट A है और ये पॉइंट क्या है, B है, ठीक है। अब हम ये मान ले रहे हैं माना एक आवेश Q को A से कहाँ ले जाया जाता है, A से ले जाया जाता है B तक, ठीक है। एकांक आवेश को मानते हैं, चलो माना एकांक आवेश का मतलब समझते हो क्या होता है, Q बराबर 1, मतलब 1 माइक्रो कूलाम मान सकते हो, 1 कूलाम मान सकते हो। छोटा आवेश एकांक आवेश ले जाने से फायदा क्या होगा, Q नहीं आएगा तुम्हारा आसपास, क्या नहीं आएगा, फॉर्मूले में Q नहीं आएगा। अब अच्छा तो A से B तक ले जाने में कार्य कितना किया जाएगा, क्या चीज निकालना है, कार्य दो तरह से निकाला जा सकता है। देखो विद्युत क्षेत्र की दिशा में तुम आगे जा रहे हो, तो इसका मतलब तुमको पता है अगर तुम किसी आवेश को A से B तक ले जा रहे हो, क्या ले जा रहे हो, A से B तक, तो एक तो कार्य का फॉर्मूला W होता है तुम्हारा, W बराबर होता है F इंटू विस्थापन, F इंटू D, FD पढ़ा होगा तुमने, ठीक है। और हमने बता चुके हैं ये AB जो रेखा है ये बिल्कुल लंबवत है, क्या है, ये A से B तक की दूरी जो तिरछी फिरछी नहीं है, बिल्कुल क्या है, सीधी लंबवत रेखा है। A से B तक की जो दूरी है वो लंबवत दूरी है, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं A से B तक जो दूरी है वो क्या है, लंबवत है। तो होता तो फॉर्मूला है FD cos थीटा, क्या होता है, FD cos थीटा, जहाँ पे थीटा क्या होता है, बल और ये विस्थापन के बीच का एंगल। विस्थापन भी सीधे है और बल किस तरफ लगता है, अगर मान लो यहाँ पर कोई आवेश Q है जो एकांक आवेश है, मान लिया Q पर आवेश क्या लगेगा, विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर कोई आवेश प्लस में है तो उस पर बल किस तरफ लगता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा में Q इंटू ई, क्या बल लगता है, Q इंटू ई बल लगता है। तो QE बल हो गया तुम्हारा, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, dr है, इनके बीच का एंगल क्या है, 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, cos 0। तो यहाँ पे F कितना होगा, तुमको F बता चुके हैं क्या होता है, अगर कोई आवेश Q है और वो E विद्युत क्षेत्र में रखा है तो बल होता है Q इंटू ई, क्या होता है,
Q इंटू ई, और जहाँ के बीच की दूरी कितनी है, dr है, बहुत छोटी दूरी है, तो हमने क्या माना है, dr है। cos 0 का मतलब क्या होता है, 1, और Q भी 1 ही होगा तुम्हारा, क्योंकि हमने क्या माना है, एकांक आवेश माना है। तो एक हिसाब से W बराबर तो तुम्हारा आ गया है Q E, और साथ में क्या आ गया है, dr। क्या आ गया है, Q तो हटाई दो, यहाँ पे E इंटू डी आर आ जाएगा, क्योंकि Q की जगह पे तुमने क्या रख दिया है, 1, क्योंकि तुमने क्या माना था, एकांक आवेश माना था, तो E डॉट डी आर आ गया है तुम्हारा। ठीक, ये तो हो गया तुम्हारा पहली इक्वेशन। अच्छा, कार्य तुम एक तरह से और भी निकाल सकते हो ना, क्या निकाल सकते हो, कार्य एक तरह से और निकाल सकते हो। W एक होता है V बराबर W इंटू क्यू, या V बराबर होता है W अपॉन क्यू, W बराबर होता है V इंटू क्यू, क्या होता है, वोल्टेज इंटू क्यू, डेल्टा V इंटू क्यू, मतलब वोल्टेज में डिफरेंस और मल्टीप्लाई क्यू। तो यहां से यहां तक की वोल्टेज में डिफरेंस कितना है तुम्हारा, देखो डेल्टा V के बराबर है कि नहीं है, V और डेल्टा V यहाँ पे, तो यहाँ पे डेल्टा V की जगह पे क्या लिख सकते हो, V बराबर डेल्टा V क्या है, dV है तुम्हारा, एक तरह से देखा जाए तो वोल्टेज में डिफरेंस कितना है यहाँ पे, तो चलो लिख देते हैं। यहाँ का वोल्टेज तुमने क्या माना था, V माना था, और यहाँ का वोल्टेज क्या माना है तुमने, V प्लस dV माना है, तो इतना फर्क आ गया, और साथ में क्या माना है, Q की जगह पे तो 1 ही माना है तुमने। तो यहाँ से एक हिसाब से देखा जाए तो W बराबर क्या आया, V माइनस V तो क्या हो गया, कैंसिल, और dV क्या आ गया, माइनस में dV आ गया, क्या आ गया, माइनस में dV इंटू Q की जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया। तो एक तरह से W बराबर यहाँ पे तो क्या आ गया, dV आ गया, क्या आ गया, dV आ गया। तो इसको अगर हम इधर ले आए तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों सेम ही चीजें तो हैं। इस वाले फॉर्मूले से भी तुमने क्या निकाला है, कार्य निकाला है Q को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में, और इस वाले फॉर्मूले से भी तो क्या निकाला है, कार्य ही निकाला है। तो दोनों इक्वेशन क्या कर दो, सेम कर दो। यहाँ पे E डॉट डी आर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस dV। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा। इसका मतलब माइनस क्यों आया, माइनस इसलिए आया क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में आगे जाने पर वोल्टेज क्या होता है, कम होता है। तो एक रिलेशन तुमको याद रखना है E और V के बीच में, मतलब विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच में ये वो है तुम्हारा, क्या है, एक संबंध है, एक रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। E डॉट डी आर बराबर माइनस dV, माइनस इसलिए लगा है कि विद्युत क्षेत्र में आगे जाने पर विभव क्या होता है, कम होता है। बात समझ में आ गई आपको, तो इसको नोट कर लो अच्छे से। अच्छा देखो, अब हम लोग को पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है दो आवेशों के निकाय के कारण, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा होता क्या है, अरे ऊर्जा कुछ भी नहीं होती, हम तुमको बता चुके हैं। स्थितिज ऊर्जा का मतलब स्थिति की वजह से ऊर्जा, मतलब उसकी पोजीशन की वजह से उसकी एनर्जी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे एग्जांपल इस हमने मार्कर का ले लिया, ये मार्कर हमने जमीन से कुछ ऊंचाई पर पकड़ा हुआ है ना, तो इसके अंदर अभी एक एनर्जी है, कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी है। तो ये एनर्जी कितनी है, ये एनर्जी उतनी है, देखो जमीन पर अभी ये मार्कर रखा था, कहाँ रखा था, जमीन पर, तो जमीन से हमने उठाकर इसको कहाँ पे लिया है, हम थोड़ा कुछ ऊंचाई पर लिया है। तो जमीन से उठाकर कुछ ऊंचाई पर लाने में हमको कुछ काम करना पड़ा होगा ना, क्यों काम करना पड़ा होगा, क्योंकि देखो इसके ऊपर फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है हमेशा। कौन सा फोर्स लग रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जमीन इस मार्कर को क्या खींच रही है, नीचे खींच रही है, तो नीचे की तरफ इस पर एक क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, एक बल लग रहा है। हमने इस फोर्स के विरुद्ध में हम इसको उठाकर ऊपर लाए हैं, तो इसके अंदर क्या हो गया, जितना हमने काम किया है ना वो जमीन से इसको ऊपर लाने में, वही काम इसके अंदर क्या हो गया है, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया है। मतलब ये काम जो हमने किया है, जमीन से उठाकर इसको ऊपर लाए हैं कुछ ऊंचाई तक की, तो यही काम हमको दोबारा फिर से मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, जैसे ही हम इसको छोड़ेंगे तो ये तुरंत कहाँ गिरेगा, नीचे गिर जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको हमने क्या कर दी है, इसके अंदर हमने एनर्जी भर दी है। कैसे भर दी है, मतलब जमीन से हमने इसको ऊपर लेके आया था ना, तो वो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो गई थी। ठीक है, इसी तरह से क्या होता है, अगर देखो यहाँ पर अभी स्थान पूरा क्या है, खाली स्थान है, क्या है, खाली स्थान है। तो एक हमने अनंत से मान लिया Q1 चार्ज है, अब अनंत से हमको दो चार्ज का निकालना है, तो हमने एक चार्ज मान लिया Q1। तो सबसे पहले अगर हमको निकाय बनाना है, कोई सिस्टम बनाना है, कहीं पे कोई आवेश को लेकर आना है, तो मान लिया ये आवेश क्या है, Q1 आवेश है अभी, तो Q1 आवेश को हम यहाँ से यहाँ पे लेके आए मान लो, तो यहाँ पे अभी क्या है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो इस Q1 के ऊपर कहीं बल लग रहा है, इसके ऊपर कुछ नहीं बल लग रहा होगा, इस Q1 के ऊपर कोई बल लग रहा होगा। यहाँ से पहले, यहाँ पे पहले से कोई विद्युत क्षेत्र वगैरह है क्या जो इसके ऊपर बल लगेगा, या यहाँ पे पहले से कोई आवेश है क्या जो इसके ऊपर बल लगाएगा, नहीं लगाएगा ना कोई आवेश। तो ये जब यहाँ पर आएगा तो इसको यहाँ से यहाँ तक की लाने में किया गया कार्य क्या होगा, जीरो होगा। तो मतलब ये वाले आवेश को यहाँ तक की हम जो लाए हैं, ये मान लो अनंत पॉइंट है, क्या है, अनंत से इस आवेश को यहाँ तक लाने में हमको कार्य कितना करना पड़ा होगा, जीरो कार्य करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्यों जीरो कार्य करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इसकी वजह से इसके ऊपर कोई बल नहीं लग रहा है। हम ये जो इसको यहाँ पे लेके आए हैं, किसी बल के विरुद्ध में नहीं लेके आए हैं। इसके ऊपर यहाँ पे कोई आवेश ही मौजूद नहीं है जो इसके ऊपर क्या लगाए, बल लगाए। तो इसको हमको यहाँ पर लाने में कोई हमको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी होगी। क्यों नहीं करनी पड़ी होगी, क्योंकि इसकी तरफ जब इधर वाले इसके ऊपर एक बल लग रहा होता, तब हम बल के विरुद्ध में लेके आते तो काम करना पड़ता ना हमको। तो इसलिए यहाँ पर इसको यहाँ से Q1 को यहाँ से लाने में, जब यहाँ पर कोई चार्ज मौजूद नहीं था, तब इस Q1 को इस पॉइंट
तक लाने में हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ा होगा। तो मतलब Q1 को यहाँ से यहाँ तक लाने में कोई कार्य नहीं करना पड़ा, तो इसके अंदर हमको कोई एनर्जी भी स्टोर नहीं मिलेगी। तो मतलब अभी इस समय इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, जीरो होगी। अब हमने मान लिया अनंत से ही एक दूसरा आवेश लेके आए, कौन सा, Q2 आवेश, उसको लेके आए कहाँ तक कि इस आवेश से कुछ दूरी पर हमने उसको ला के रख दिया। कहाँ पे रख दिया, मान लो यहाँ से यहाँ पर रख दिया, इसके बीच की दूरी r है। मान लिया कि जो दूसरा आवेश लेके आए हैं हम Q2, उसको लेके आए हैं यहाँ पे, यहाँ रख दिया लाके हमने, और जो हमने ला के रखा है Q2 को, वो Q1 से कितनी दूरी पर रखा है, r दूरी पर। तो क्या इसको यहाँ से लाने में, यहाँ तक के लाने में भी कोई काम नहीं करना पड़ा होगा, करना पड़ा होगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही तुम यहाँ से Q2 को लाए हो, ये जो Q1 जब पहले से आ गया ना यहाँ, तो Q1 की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया होगा। क्या आ गया होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और तुमको पता है यहाँ पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र कितना आया होगा, अगर ये पॉइंट हमने क्या मान लिया, B मान लिया, तो EB मतलब Q1 के कारण, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं इसको, Q1 के कारण B पर वैद्युत क्षेत्र EB कितना होगा, बताओ जरा। ये Q1 की वजह से ही तो इस पॉइंट के ऊपर वैद्युत क्षेत्र आया होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अकेला, जब ये यहाँ पे आया है Q2, तो यहाँ पर कौन मौजूद है, Q1 मौजूद है। तो Q1 की वजह से यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होगा, कितना होगा, Q1 अपॉन में R, यही तो होता है, KQ/R स्क्वायर होता है कि KQ/R होता है, KQ/R स्क्वायर होता है। ये होता है वैद्युत क्षेत्र, होता है कि नहीं होता है। अरे एक बिंदु आवेश की वजह से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है, KQ/R स्क्वायर। तो Q1 की वजह से r दूरी पर कितना होगा, KQ1/R स्क्वायर। तो मतलब यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र क्या है, इतना है। अब तो ये हो गया वैद्युत क्षेत्र। तो मतलब इस Q2 पर बल लग रहा था, इसको यहाँ पर लाने में इसकी तरफ क्या लग रहा होगा, इसके अपोजिट में बल लग रहा होगा। क्यों लग रहा होगा, क्योंकि तुम इसको इधर लाए हो और ये +Q आवेश है, मान लिया अभी। +Q की वजह से बल क्या लगता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, इससे दूर की तरफ होती है। यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर वाले, तो जिस तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है उसी तरफ Q2 पर एक क्या लगता है, बल भी लगता है। Q2 पर बल इधर वाल लगातार लग रहा है, तुम जबरदस्ती इसके अपोजिट साइड में लेके आ रहे हो। बल Q2 पर किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, किसकी वजह से, Q1 की वजह से। और तुम इसको लेके कहाँ आ रहे हो, जिधर बल लग रहा है उसके विपरीत दिशा में लेके आ रहे हो। बल इधर लग रहा है, F बराबर Q इंटू ई बल लगता है, F बराबर Q, लेकिन यहाँ पे Q कौन है, Q2 है। तो Q2 इंटू ई बल लग रहा है, किसके ऊपर, Q2 के ऊपर एक लगातार बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है, इस Q1 की वजह से जो विद्युत क्षेत्र आया है, ये विद्युत क्षेत्र इस Q2 पर बल लगा रहा है। किधर लगा रहा है, दूर की तरफ लगा रहा है। और तुम लेके किसको इधर आ रहे हो, पास ला रहे हो। तो मतलब तुम इस बल के अपोजिट साइड में काम कर रहे हो, तुमको इस बल के विरुद्ध में कार्य करना पड़ रहा है। तो वो काम कितना होगा, वही काम इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। क्यों, जब काम स्टोर हो जाता है तो जैसे ही तुम इसको हाथ से यहाँ तक लेके आओ, धीरे धीरे लेके आओ, यहाँ पे रख दिया तुमने, इधर बल लग रहा था लेकिन तुम जबरदस्ती इसको पकड़ के हाथ से यहाँ पे लिया है, और जैसे ही तुम छोड़ोगे इसको तो अपने आप ही ये भाग जाएगा। क्यों भाग जाएगा, क्योंकि ये इसके ऊपर बल लगा रहा है, तुम जैसे ही छोड़ोगे वैसे ये दूर भाग जाएगा। भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा। तो तुमने जब तक कि तुम इस पे हाथ पकड़े हो और यहाँ पे तुमने रख दिया है, तो इसके अंदर एक ऊर्जा आ गई है। कौन सी ऊर्जा आ गई है, स्थितिज ऊर्जा। तो इस पूरे निकाय की टोटल ऊर्जा क्या हो जाएगी, कुछ ना कुछ हो जाएगी। इसके कारण तो ऊर्जा जीरो होगी, क्योंकि इसको लाने में कोई काम ही नहीं करना पड़ा हमको, क्योंकि पहले से कोई चार्ज था नहीं। लेकिन जब Q2 को तुम लाए तो ये मौजूद था, इसकी वजह से यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र आया, और वैद्युत क्षेत्र की वजह से इस पर बल लगा, और उस बल के विरुद्ध में तुमने काम किया, तो वो काम इसके अंदर किसमें स्टोर हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। अब EB पर जो है बल इतना लग रहा है, तो Q2 को B पर लाने में कार्य, जिसको क्या बोलते हो, W बोलते हो। W कितना करना पड़ा होगा, W1 तो मान लो 0 है, इसको मान लिया हमने W2 मान लिया, Q2 को जो लाया हो। W2 बराबर क्या होता है, W बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, F इंटू डी होता तो cos थीटा भी है, लेकिन जिधर ला रहे हो उधर बल cos 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 180, cos 0 तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, FD मान लिया अभी यहाँ पे हमने। F कितना लग रहा है, इसके कारण इस पर बल कितना लगेगा, Q इंटू ई के बराबर लगता है बल। कितना लगता है, Q2 इंटू ई। तो Q2 ये हो गया तुम्हारा, और E कितना हो गया, Q1 अपॉन में R स्क्वायर हो गया ना। और डिस्टेंस D कितना है तुम्हारा, ये D है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R है ना R। तो ये R से ये एक R क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो तुम्हारा एक तरह से देखा जाए यही W2, यही सिर्फ कार्य है जो तुम्हारा स्थितिज ऊर्जा के रूप में बचा हुआ है। कार्य और स्थितिज ऊर्जा दोनों सेम ही चीज तो होती हैं। इसको लाने में कोई कार्य हुआ नहीं, तो इसके लिए तो स्थितिज ऊर्जा 0 हो गई। इसको लाने में कितना कार्य करना पड़ा, W2 कार्य करना पड़ा, वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। तो इस निकाय की टोटल ऊर्जा क्या हो जाएगी, यही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। तो स्थितिज ऊर्जा तो जो तुम्हारी होगी, स्थितिज ऊर्जा जिसको बोलते हो पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जिसको बोलते हो, तो वो क्या हो जाएगा, U जिसको बोलते हो, क्या बोलते हो, डेल्टा U भी बोलते हैं या U बोलते हैं। डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना आया देखो, K Q1 Q2 अपॉन में R।
के Q1 Q2 अपॉन में R। ठीक है, तो तुम कह सकते हो अगर दो आवेश Q1 और Q2 हैं और उनके बीच की दूरी कितनी है, R है, तो इस निकाय को बनाने में जो तुम्हारी स्थितिज ऊर्जा होगी या इस बनाने में जो कार्य किया होगा वो किसके रूप में आ गई होगी, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन में R। और ऊर्जा कोई भी हो उसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ठीक, तो ये नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डेरिवेशन इसका आता है। देखो अब हमको क्या पढ़ना है, अभी तक तो हमने पढ़ा था दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अगर सिर्फ और सिर्फ दो चार्ज हैं तो उनके जो सिस्टम बना है उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी, तो दो चार्ज अगर Q1 और Q2 हैं, दोनों के बीच की दूरी R है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी पूरे सिस्टम की, K Q1 Q2 अपॉन में R। लेकिन अगर मान लो यहाँ पर तीन आवेश आ गए या तीन से ज्यादा, चार आ गए, पांच आ गए, तो अभी हमने तीन का एग्जाम्पल लिया, वैसे ही क्या हो जाएंगे, चार पांच के। देखो तीन आवेशों को अगर तुमको निकाय बनाना है तो पहले तुम मान लो Q1 आवेश लाए हो, फिर उसके बाद में क्या लाए हो, Q2 लाए हो, फिर उसके बाद में क्या लाए हो, Q3। देखो हुई कहानी क्या है, अगर तुम मान लो अनंत से पहले किसको लाए, Q1 को लाए, तो Q1 को लाने में तो कार्य क्या करना पड़ेगा, जीरो कार्य करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद में अगर तुम Q2 को लाओगे तो Q1 की वजह से यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई होगी, तो इस पर एक क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। तो उस फोर्स के अपोजिट साइड में, उस बल के विरुद्ध में तुम इसको Q2 को लाए हो, तो Q2 को लाने में कुछ ना कुछ काम करना पड़ा होगा। अब तुम जब Q3 को लाओगे तो पहले से यहाँ पे कौन मौजूद है, Q1 भी मौजूद है और Q2 भी मौजूद है। तो अब तुम जब Q3 को लाए हो तो Q1 की वजह से भी इस पर एक बल लग रहा होगा, तो इस बल के विरुद्ध में भी तुमको क्या करना पड़ा है, काम करना पड़ा है। तो इस बल के विरुद्ध में जो काम करना पड़ा है उसकी स्थितिज ऊर्जा भी आई होगी, और जो Q2 है, Q2 की वजह से भी इस पर एक बल लग रहा होगा, उस बल के विरुद्ध में भी तुमको क्या करना पड़ा है, काम करना पड़ा है। तो सबसे पहले Q1 को लाने में कार्य तो क्या करना पड़ा होगा, जीरो करना पड़ा होगा। Q2 को लाने में कार्य कितना करना पड़ा होगा, Q2 को लाने में कार्य, Q2 को लाने में कार्य मान लिया कितना करना पड़ा, W2 करना पड़ा। क्या करना पड़ा, W2। वो कितना करना पड़ा होगा वो हम तुमको बता ही चुके हैं। क्या बता चुके हैं, Q2 को जब लाओगे तो काम कितना करना पड़ेगा, K Q1 Q2 अपॉन में बीच की दूरी कितनी है, R12। यही तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में आ गया था पिछली बार। अब जब तुम Q2 को लिया हो तो सिर्फ इतना काम करना पड़ा। अब जब तुम Q3 को लाए हो, क्या लाए हो, Q3 को लाने में कार्य, Q3 को लाने में कार्य, Q3 को लाने में किया गया कार्य। जब Q3 को तुम लाए हो तो इसकी वजह से जो कार्य किया जाएगा वो इसके कारण भी इस पर बल लग रहा होगा और इसके कारण भी बल लग रहा होगा। तो Q3 को लाने में डबल काम करना पड़ा होगा, एक इसके विरुद्ध भी काम करना पड़ा होगा और एक इस बल के विरुद्ध भी कार्य करना पड़ेगा। तो Q3 को लाने में मान लो W3 कार्य करना पड़ा, तो एक तो Q3 को लाए हो तो इसकी वजह से काम करना पड़ा होगा, इसकी वजह से जो बल लगा है उसके विरुद्ध जो काम करना पड़ा है वो कितना करना पड़ा होगा, K Q1 Q3 अपॉन में बीच की दूरी कितनी है, R13। और एक Q3 को लाने में इसकी वजह से भी जो बल लग रहा है उसके विरुद्ध में भी तुमको कार्य करना पड़ा होगा, उसके अपोजिट में भी तुमको क्या करना पड़ा होगा, वर्क करना पड़ा होगा। वो कितना करना पड़ा होगा, K Q2 और ये क्या है, Q3 अपॉन में बीच की दूरी कितनी हमने मानी है, R23 मानी है। आई बात समझ में। तो अब ये तो इस एक तो ये Q1 Q2 Q3 ये सबको लाने में कितना काम करना पड़ा, इतना काम करना पड़ा और इतना काम करना पड़ा। यही टोटल काम उसके अंदर किसके रूप में स्टोर हो गया होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में ये काम क्या हो गया होगा, स्टोर हो गया होगा। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस कितना होगा, डेल्टा यू बराबर होगा तुम्हारा ये W2 प्लस W3 होगा, तो W1 भी, लेकिन W1 तो किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। ठीक है, तो डेल्टा यू बराबर जो फॉर्मूला आएगा तुम्हारा क्या आएगा, देखो सब जोड़ोगे तो K तो कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉमन। फिर आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस में Q2 Q3 R में 23 प्लस Q3 Q1 R13 या R31 जो भी लिखना चाहो, प्लस डैश डैश इस तरह से चलता जाएगा। तो देखो अगर तीन आवेश हैं Q1 Q2 Q3 तो इसकी वजह से क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन में R12 लिख दो, फिर Q2 Q3 R में बीच में की दूरी लिख दो, Q3 Q1 अपॉन में बीच में इनके बीच में जो दूरी है वो लिख दो। तो ये हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अगर चार होते तो क्या करते तुम, Q4 वाला भी लिख देते। ठीक है, तो इस तरह से तुम्हारा क्या होता है, अगर एक से ज्यादा, दो से ज्यादा भी अगर आवेश है तो उसकी वजह से भी तुम पोटेंशियल एनर्जी में जो होती है उसमें डिफरेंस जो होता है वो आ जाता है। अब डेल्टा यू क्यों लिखा गया, क्योंकि डेल्टा यू का मतलब तो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी में फर्क। कहां से कहां तक फर्क, तुम सारे आवेश कहां से लेके आए हो, अनंत से लेके आए हो ना, तो यहाँ का जो यहाँ का है और अनंत है, u
यू यहाँ पे किस पॉइंट पर लाया हो, यू तुम जो है विद्युत क्षेत्र के अंदर लाए हो, और माइनस यू इनफाइनाइट। यू इनफाइनाइट तो समझ लो हमेशा क्या होता है, जीरो ही होता है। कितना होता है, अनंत पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो होगी। तो डेल्टा यू इसीलिए लगा देते हैं, बाकी डेल्टा का कोई मतलब नहीं। डेल्टा का मतलब तो एक तरह से होता है बदलाव, या कितना फर्क पड़ा। कहाँ से फर्क पड़ा, अनंत से लेके आए हो तो अनंत से, और जहां तक लेके आए हो इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनके बीच में जो पॉइंट्स है, उनके और उनके बीच एनर्जी के बीच में, पोटेंशियल एनर्जी के बीच में डिफरेंस की वजह से यहाँ पे क्या लगा है, डेल्टा लगा है। तो ये हो गया आपका, दो से ज्यादा अगर चार्ज है तो उसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस क्या होता है। अब हम लोग थोड़े से न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर, तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे तुमको दिया गया है एक स्क्वायर, क्या दिया गया है, स्क्वायर मतलब वर्ग दिया गया है। यहाँ पे बता दे तुमको, ये स्क्वायर है, ए बी सी डी जो तुम्हारा है स्क्वायर है, और स्क्वायर की साइड कितनी है, डी। तो मतलब सारी साइड कितनी है, डी। और ए पर तुम्हारा रखा है प्लस क्यू, बी पर रखा है माइनस क्यू, सी पर रखा है प्लस क्यू, और डी पर माइनस क्यू चार्ज है। तो इस निकाय को बनाने में कितना जो है तुमको क्या है, स्थितिज ऊर्जा इस निकाय की क्या है वो बताना है। तो एक तरह से तुमको ये पूछा गया है, इस निकाय को बनाने में कितना तुमको कार्य करना पड़ा है, वही तुम्हारी क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा। और फॉर्मूला हम बता चुके हैं, अगर दो से ज्यादा स्थितिज ऊर्जा दिख रही है तुमको कुछ नहीं करना है, टोटल जो डेल्टा यू इसका आएगा क्या आएगा, सीधे फॉर्मूला लगा दो, तुम बाहर के रखो, तुमको पता है दो दो को ले लो। सबसे पहले क्या रखो, अच्छा एक काम कर तुमसे करते हैं, चलो ये क्यू ए है, क्यू बी है, क्यू सी, क्यू डी इसको मान लेते हैं। सब आवेश तो सेम है, बस खाली कुछ प्लस में है और कुछ माइनस में है। हम इनके बीच की भी दूरी, इसका वर्ग भी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, वर्ग। देखो ये दूरी भी डी है और ये दूरी भी डी है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो वर्ग लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, कर्ण स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, √2d हो जाएगा। क्या हो जाएगा, d√2 या √2d हो जाएगा, ये दूरी जो कर्ण वाली है, क्योंकि ये भी काम आएगी ना। तो अच्छा मान लें, देखो अगर देखो क्या दो दो आवेश मानते हैं, मान लिया पहले क्यू ए आवेश आया होगा, तो ये हो गया तुम्हारा क्यू ए इंटू ये क्या है, क्यू बी, और बीच की दूरी को हमने क्या मान लिया, मान क्या लिया है, ये डी है, प्लस इन दो आवेशों को ले लो फिर, क्यू बी और क्यू सी, और इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी अपॉन में, डी, प्लस क्यू सी और क्यू डी, क्यू सी और क्यू डी अपॉन में इनके बीच की दूरी डी, फिर क्यू ए और क्यू डी, क्यू ए और क्यू डी अपॉन में इनके बीच की दूरी डी, प्लस में और कुछ बचा, बिल्कुल बचा, क्यू ए और क्यू सी भी बचा ना। कितना बचा, क्यू ए और क्यू सी और क्यू बी और क्यू डी, देखो सारे हो गए, ए बी हो गया, इनके इनके बीच की दूरी हो गई, लिख दिया हमने। फिर इनकी इनके बीच की दूरी हो गई, ये लिख दिया। फिर ये और ये दो आवेश हो गए, ये लिख दिया। फिर ये और ये हो गए, ये लिख दिया। अब दो और बचे हैं, एक क्यू बी और क्यू डी, क्यू बी क्यू डी अपॉन में इनके बीच की दूरी क्या होगी, ये और ये, जितनी ये √2d होगी उतनी ये भी √2d होगी, प्लस ये वाला क्यू ए क्यू सी अपॉन में √2d। और कोई कॉम्बिनेशन बनने हैं दो दो आवेशों के, देखो एक दो ये ले लिया, फिर इनका इनका ले लिया, इनका इनका ले लिया, इनको इनको ले लिया, इनको इनको और इनको इनको। इसके अलावा कुछ और बनने हैं, हमने बताया था अगर तुम्हारे एक से ज्यादा, दो से ज्यादा आवेश हैं तो दो दो के क्या बना लो, जोड़े बना लो, उन्हीं के बीच की दूरी रख दो और दोनों आवेशों का मल्टीप्लाई कर दो, वही तो होता है k q1 q2 अपॉन में r। तो यही हो जाएगा तुम्हारा टोटल। बस देखो सबसे पहले लाया गया होगा आवेश तो उस पर कोई काम नहीं करना पड़ा होगा, ए को लाने में कोई काम नहीं करना पड़ा होगा, लेकिन जब बी को लाए होगे तो इसके और इसकी वजह से जो है इस पर एक बल लग रहा होगा तो काम करना पड़ा होगा, क्यू ए बी ये हो गया। ठीक है, अब तो ये दोनों आवेश हो गए। अब तुम जब सी लाए होगे तो सी के ऊपर जो काम करना पड़ा होगा इनके और इनके वजह से होगा। तो देखो बीसी और एसी आना चाहिए, तो बीसी और AC इनका काम हो गया। अब जब तुम D लाए होगे, D के ऊपर लाने की वजह, D लाने की वजह से इसकी वजह से भी इस पर काम करना पड़ा होगा, इसकी वजह से भी इसके ऊपर और इसकी वजह से इसके ऊपर, मतलब AD BD और CD, AD BD और CD लो हो गए सारे। इस तरह से भी हमने समझा दिया। तो समझ में आपको अच्छे से जाना चाहिए, Q1 को लाने में कोई काम नहीं करना पड़ा, QB को जब लाए हैं हम तो इसको इसकी वजह से काम करना पड़ा, तो QB और अपॉन में D। अब जब इसको लाया तो इन दोनों की वजह से काम करना पड़ा, QA QC अपॉन में √2D, QB QC अपॉन में √2D, वो भी आ गया इसी में। अब जब इसको लाया तो इन तीनों की वजह से काम करना पड़ा, वो तीनों भी यहाँ पे मौजूद है, सारे हैं, कुछ को करना है, फॉर्मूला लगाना है बस, के की जगह के रखो। अच्छा देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऊर्जा निकाल रहे हैं। क्या निकालने, स्थितिज ऊर्जा एक तरह की ऊर्जा होती है, और ऊर्जा क्या होती है, सदिश राशि होती है कि अदिश राशि। सदिश राशियां और अदिश राशियां क्या होती हैं, मतलब वेक्टर क्वांटिटीज और तुम्हारी उसको क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी की खासियत क्या होती है, उसको बताने के लिए तुमको नंबर की भी जरूरत पड़ती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमाण बोलते हैं, और डायरेक्शन की भी बताने की जरूरत होती है, किसके लिए, वेक्टर क्वांटिटी में। तो सदिश राशियों में डायरेक्शन भी बताना होता है और
तुमको नंबर भी बताना होता है जिसको परिमाण बोलते हैं। तो उसके लिए तुम क्या करते हो, जब हमने बताया था तुमको चैप्टर पढ़ा रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, तो वहाँ पे सारी चीजें क्या थी, सदिश राशियां थी, फोर्स भी तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी थी। तो हम वहाँ पे बोले थे तुमसे प्लस और माइनस में मत रखो चार्ज को, क्यों, क्योंकि हमको डायरेक्शन तो निकालना आता ही है, डायरेक्शन बता देंगे तो समझ लो वही प्लस माइनस है। लेकिन यहाँ पे सब अदिश राशियां हैं, जैसे तुम्हारा विभव, विभव क्या होती है, अदिश राशि होती है, पोटेंशियल क्या होता है, अदिश राशि होता है। तो वहां पे हमने बोला था अगर चार्ज प्लस में है तो प्लस में रखो, माइनस में है तो माइनस में रखो। अब ऊर्जा भी, ऊर्जा को बताने के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत थोड़ी ना है तुमको। तो ऊर्जा जो होती है, जो तुम्हारी एनर्जी होती है किसी भी तरह की हो, वो क्या होती है, अदिश राशि होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अदिश राशि को क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो इसको बताने के लिए तुमको डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। तो चार्ज अगर प्लस में रखा है तो प्लस में रखो, माइनस में है तो माइनस में रखो, ऑटोमेटिक उसको प्लस में आना होगा प्लस में आएगा, माइनस में आना होगा माइनस में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग भी चार्ज को प्लस माइनस के साथ ही में रखेंगे। क्यू ए क्या है, प्लस का क्यू है, क्यू बी क्या है, माइनस का क्यू है, तो प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन में डी। क्यू बी क्यू सी की बात करें, ये भी माइनस क्यू प्लस क्यू अपॉन में डी। क्यू सी क्यू डी की बात करें, ये भी प्लस माइनस है, प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन में डी। क्यू ए क्यू डी की बात करें, क्यू ए और क्यू डी ये भी प्लस माइनस क्यू अपॉन डी, प्लस क्यू माइनस क्यू अपॉन में डी। और किसकी बात करें, क्यू बी और क्यू डी, क्यू बी और क्यू डी ये माइनस क्यू और माइनस क्यू है, माइनस क्यू मल्टीप्लाई माइनस क्यू अपॉन में, लेकिन यहाँ पे रूट टू डी है, ध्यान रखना। और ये क्यू ए और क्यू सी की बात करें, ए और सी ये भी प्लस प्लस में है, प्लस क्यू अपॉन में, लेकिन ये रूट टू डी है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा, इसको सॉल्व करना है। वो कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल सा प्लस करना है। देखो ये माइनस प्लस होके क्या हो जाएगा, माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन में डी, सही है ना। ये भी माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन में डी, ये भी माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन में डी, ठीक है। और ये वाला भी माइनस प्लस माइनस, माइनस का क्यू स्क्वायर अपॉन में डी। अच्छा ये देखो, ये प्लस करोगे तो ये प्लस और प्लस माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन में रूट टू डी, ये भी क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन में रूट टू डी, ठीक है। इतना हो गया। अच्छा इधर आओ जरा, ये के तो बाहर ही रखते हैं, ठीक है। अच्छा ये चारों चीजें तो सेम ही है ना, ये और एक तरह से सब माइनस माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये सारे प्लस हो जाएंगे। बस निशान किसका आएगा, माइनस का। कैसे, जैसे माइनस चार करोगे तो एक तरह से ये क्या करना है, इनको प्लस ही करना है। माइनस माइनस प्लस हुआ, कितना हुआ, माइनस का 8, फिर माइनस चार, माइनस माइनस प्लस हुआ, माइनस के 12, ठीक है। तो निशान माइनस का ही आएगा। और 4 बार सेम चीजों को मल्टीप्लाई करना है, तो मतलब एक तरह से 4 बार सेम चीजों को जोड़ना है, तो एक तरह से 4 से मल्टीप्लाई करना हो गया ना। तो इसको तुम क्या लिख सकते हो, ये सारा सामान 4 बार दिया है, 1 2 3 4, तो आंसर में ये तो माइनस में ही रहेगा। बस क्या हो जाएगा, 4 क्यू स्क्वायर अपॉन में डी। ये क्यू स्क्वायर अपॉन डी, क्यू स्क्वायर अपॉन डी, क्यू स्क्वायर अपॉन डी, क्यू स्क्वायर अपॉन डी 4 बार आया है, तो हमने यहाँ पे क्यू स्क्वायर अपॉन डी को 4 बार लिख दिया, आंसर माइनस में आएगा। तो यहाँ तक काम खत्म हो गया। इधर आओ जरा, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है ना, लेकिन कितनी बार है, 2 बार है। तो 2 बार कोई चीज़ सेम होती है, जोड़ना होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 2 क्यू स्क्वायर अपॉन रूट टू डी। तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना है। इधर आ जाओ जरा, यहाँ से हमने लिख दिया डेल्टा यू बराबर के। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, कोई दिक्कत है, रूट टू डी और डी का एलसीएम ले लेते हैं। तो नीचे आ जाएगा तुम्हारा कितना, एलसीएम आ जाएगा रूट टू डी, ठीक है। डी का टेबल ऐसा पढ़ो कि रूट टू डी आ जाए, इसको इससे डिवाइड करोगे तो रूट टू बचेगा, जो बचता है ऊपर उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस का 4 रूट टू क्यू स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब इसको डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, रूट टू डी से रूट टू डी को डिवाइड करोगे पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। 1 को 2 क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 क्यू स्क्वायर आ गया। तो वो कुछ कॉमन ले रहा हो, बाहर ले लो कॉमन लेके, क्यू स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं बाहर, ठीक है। चलो ले लेते हैं, डी को भी बाहर निकाल देते हैं। तो ये के हो गया अपॉन में डी हो गया अंदर, और बाहर से क्यू स्क्वायर भी कॉमन ले लिया हमने। अंदर सिर्फ नंबर बचा होगा, माइनस ये बचा 2 और ये बचा माइनस का 4 रूट टू अपॉन में रूट टू। इतना में लिख दोगे तो भी आंसर क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। लेकिन होता क्या है, अपॉन में रूट टू नहीं होना चाहिए, तो उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रैशनलाइजेशन। इससे क्या होगा, अपॉन में रूट तुम्हारा जो होता है हट जाता है, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, हर में रूट जो है नहीं होना चाहिए। चलो वो भी कर देते हैं। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन में डी, तो रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 रूट टू आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस रूट टू मल्टीप्लाई होकर 2 आएगा, 2 को 4 में मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा। अब देखो ऊपर से 12 कॉमन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रूट टू बचेगा, और यहाँ पे जो 2 तुमने कॉमन लिया तो यहाँ पे 4 बचेगा, तो कितना आ जाएगा, रूट टू माइनस 4, ठीक है। तो ये आंसर हो गया तुम्हारा, देखो सही है ना।
2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8, तो √2 माइनस में 4, ये तुम्हारा हो गया आंसर। स्थितिज ऊर्जा किसकी वजह से, ये 4 जो आवेश लाए हो उनको लाने में जो किया गया कार्य है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गया। कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूले में हमने बताया था क्या, अगर 2 से ज़्यादा आवेश हो तो 2 के जोड़े बना लो और अपॉन में उनके बीच की दूरी कर लो। तो हो सकता है तुमको कन्फ्यूजन हो जाए, तुम भूल रहे हो कि किन किन 2 को लिया है हमने भी, कि कौन कौन से 2 बाकी है, तो उसके लिए भी हमने तरीका बना दिया। क्या बेसिक तरीका अपनाओ, पहले ए वाले को लाए तो कोई काम नहीं करना पड़ा, छोड़ दो उसको, कोई काम नहीं किया हमने। फिर बी वाले को लाए तो इन दोनों की वजह से काम करना पड़ा, क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, अपॉन में बीच की दूरी r लिख दिया। ठीक है, अब ये तीसरा लाए तो इसके वजह से 2 आया, QA QC अपॉन में ये करो, तो QA QC वाला कहाँ गया, QA QC अपॉन में इनके बीच की दूरी। फिर एक इसकी वजह से आया होगा QB और QC, तो QB और QC अपॉन में D। फिर जब ये लाओगे तो इन तीनों की वजह से करो, एक इनका अपॉन में इनके बीच की दूरी, ये और ये मल्टीप्लाई करो अपॉन में इनके बीच की दूरी, ये और ये मल्टीप्लाई करो अपॉन में इनके बीच की दूरी। सबको जोड़ दिया, वैल्यू रखी, प्लस माइनस करना था। कैलकुलेशन आपकी क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। प्लस को प्लस करते हैं तो प्लस होना चाहिए, माइनस में जोड़ घटाओ, ये सब तरीके पता होना चाहिए। ये सब बिल्कुल बच्चों वाली बातें हैं, 4 बार यही चीज़ लिखी है। तो इसको जोड़ने के लिए एलसीएम लोगे तुम, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे। इससे अच्छा जब 4 चीज़ें एक ही बार लिखी हैं, सेम तरह की 4 चीज़ें हैं और उनको जोड़ना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सबके बीच में माइनस में है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो ये नोट कर लीजिए, देखते हैं आगे। अब देखो ये सवाल तुमको एक दिया गया है, तुमको सवाल दिया गया है 2 आवेश हैं, एक 7 माइक्रोकूलाम, एक -2 माइक्रोकूलाम। इनकी स्थिति क्या है, ये इस तरह से लिखा है तुम्हारा कोऑर्डिनेट्स में -9 सेंटीमीटर 0,0, और दूसरा आवेश 2 माइक्रोकूलाम का, -2 माइक्रोकूलाम का रखा है 9 सेंटीमीटर 0,0। इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा पूछी। और सेकंड वाले पार्ट में क्या कहा गया है कि ये दोनों आवेशों को हमको फिर से ये पास पास लाए गए हैं, इनको फिर से हमको अलग करना है, अनंत दूरी करनी है दोनों के बीच की, तो कार्य कितना करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है तुमको पता होना चाहिए स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। दोनों आवेशों को जाहिर सी बात है एक एक करके आवेश लाया गया होगा, तो जब 2 आवेशों को पास पास लाया गया है तो कुछ काम करना पड़ा है ना, वही स्थितिज ऊर्जा होती है। और फिर से तुमसे पूछ रहा है इनको जो है दूर भगाने में कितना काम करना पड़ेगा, जितना काम लाने में करना पड़ा उतना ही काम क्या करना पड़ेगा, दूर भगाने में काम करना पड़ेगा। बस खाली प्लस और माइनस का फर्क होगा, आंसर तो सेम आएगा। ये सवाल पढ़ के समझ में आ गया। तो पहला वाला सवाल करते हैं। जैसे तो तुमसे पूछा है स्थितिज ऊर्जा, तो देखो तुमको फॉर्मूला बताया था K Q1 Q2 अपॉन में R, मतलब 2K और ये मल्टीप्लाई करो अपॉन में बीच की दूरी। लेकिन तुम लोग ये देख के डर जाते हो, ये इस तरह से जो दिया होता है, इस तरह से देने का मतलब कुछ खास नहीं है। इस तरह से देने का मतलब क्या होता है, इस तरह से देने का मतलब तुमको कोऑर्डिनेट्स में दिया होता है। इस तरह से कभी भी दे तो क्या करो, ज्यादा डरो तो सीधे ये बना लो, वरना हमको करना होता तो सीधे सीधे बता देते इनके और इनके बीच की दूरी पता है कितनी है, 18 सेंटीमीटर है इनके दोनों के बीच की दूरी। लेकिन अभी हम तुमको ऐसे करके बताते हैं, तब ज्यादा समझ में आएगा तुमको। ठीक है, 3 एक्सिस बना लो, एक एक्स एक्सिस बना लो, एक वाई बना लो और एक क्या बना लो, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस कैसे बनाते हो, इस तरह से बनाते हैं, तब समझ में आएगा तुमको। ये जेड एक्सिस हो गई, इसके अपोजिट जाओगे तो ये क्या हो गई, -z हो गई, ये -z हो गया। इसके अपोजिट जाओगे तो ये क्या हो गया, -x हो गया। इसके अपोजिट जाओगे तो क्या हो गया, -y हो गया। देखो अब ये जो इस तरह से कॉमा कॉमा लगा के दिया होता है ना, ये एक तरह से तुम्हारे कोऑर्डिनेट होते हैं। क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का मतलब x y z में चली गई दूरी को ही कोऑर्डिनेट बोलते हैं। जो पहले नंबर पे दिया होता है वो x में चली गई दूरी, दूसरे नंबर वाला y और तीसरे नंबर वाला z। इसी तरह से ये वाले आवेश के लिए देखो y और z में तो कुछ चला ही नहीं गया, तो 0 0 देख के तो मतलब कोई इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। एक तरह से ये देखा जाए तो एक ही कोऑर्डिनेट में है। y और z पे कितना चला गया, 0। सिर्फ जो ये चला गया है ये x पर 9 सेंटीमीटर माइनस में चला गया, तो x वाला डिस्टेंस तो ये है, इस पर 9 सेंटीमीटर लेफ्ट में चला गया है। 0 -9 है तो इसका मतलब इधर वाला 9 है माइनस, तो यहाँ से इधर वाला कहीं 9 सेंटीमीटर दूरी पर होगा, -9 यहाँ कहीं पे होगा, -9 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि माइनस में है और x में है तो माइनस तो इसके लेफ्ट बाएं होता है ना, मूल बिंदु से जो तुम्हारा ये जो तुम्हारा होता है मूल बिंदु, इससे लेफ्ट में होता है माइनस, तो ये -9 सेंटीमीटर यहाँ पे होगा। इसका ये कौन सा है आवेश, इसको Q1 मान लें हम, चलो इसको Q1 मान लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं Q1 ताकि तुमको ध्यान है। इसको क्या रख देते हैं, Q2। Q2 कहाँ है, ये +9 पे है। कहाँ पे, +9 पे, और वो भी x में ही है। देखो पहले नंबर पे क्या है, x है, बाकी y और z से तो कोई मतलब ही नहीं है, खाली तुमको डराने के लिए वो 0 0 दे दिया है। तो x पर +9, चलो इधर ही वाल, तो यहाँ पे कौन रखा है, +9 सेंटीमीटर पर, ये +9 सेंटीमीटर रखा है तुम्हारा 2 माइक्रोकूलाम, जिसको हमने क्या नाम दे दिया है, Q2 नाम दे दिया है। तो देखो इनके बीच की दूरी कितनी है, 9 इधर है 9 इधर है, दोनों जोड़ के 18 कर दो, या नहीं निकालना आता, ये एक तरह से तुम्हारे कोऑर्डिनेट है। टोटल दूरी क्या है Q1 Q2 के बीच की, मान लिया r दूरी है, क्या दूरी है r, तो r बराबर क्या होगा, ये जो पोजीशन सेकंड वाली पोजीशन है माइनस फर्स्ट वाली पोजीशन है। ठीक है, ये एक तरह से x2 है, ये x1 मान लो, इसको x2 मान लो, तो ये x2 माइनस x1 पोजीशन होती है। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, बाद वाली जो दूर वाली पोजीशन है माइनस पहले वाली पोजीशन। तो माइनस कैसे करोगे, 9 सेंटीमीटर प्लस वाली है x2 और माइनस
ये माइनस वाली कौन सी है, ये माइनस खुद में भी माइनस है, ये माइनस तो सब फॉर्मूले वाला माइनस है, और ये माइनस खुद में है x1, तो 9 और प्लस 9 क्या हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा एक तरह से। तो हम लोग को देख के ही पता चल रहा था 9 सेंटीमीटर यहाँ से है, 9 सेंटीमीटर यहाँ से है, तो 18 प्लस माइनस तो भूल ही जाओ, दूरी तो किस में होती है, प्लस में ही होती है। वो कोऑर्डिनेट्स में देकर तुमको खाली डरा देता है, तुम लोग डर जाते हो। इस कोऑर्डिनेट को देने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि दोनों के बीच की दूरी निकाल पाओ तुम। नहीं तो अगर ऐसे ही बोल देता कि दोनों के बीच की दूरी 3 मीटर है या 4 सेंटीमीटर, तो आसानी से तुम लिख देते। लेकिन ये देख के तुम लोग क्या होते हैं, डर जाते हो। तो जब कभी भी ये आया करे तो हमने तो इसे देख के बता सकते हो तुम, ये एक्स में वाई जेड से तो कोई मतलब ही नहीं है। तो एक प्लस में है, एक माइनस में एक्स है, तो मतलब 0 से 9 इधर है, एक 0 से 9 इधर है, तो 9 और 9 कितने हो गए मिलकर 18 हो गए। या इसमें से x2 में से x1 घटाना होता है, ये पता है तुमको। तो 9 माइनस और ये एक और माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 9 और 9 क्या हो गया, 18 हो गया। और हमने तुमको एक डिटेल में भी बता दिया है क्या होता है। अब देखो क्या निकालना है तुमको, स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, डेल्टा यू निकालना है। डेल्टा यू फॉर्मूला सिंपल सा होता है, k q1 Q2 अपॉन में R, दो ही आवेश तो है सिर्फ, तो K Q1 Q2 अपॉन R हो गया। K की जगह पे K रखोगे, Q1 कितना दिया है 7 माइक्रो कूलाम, लेकिन ध्यान रखना आवेश हमेशा हम किस में रखते हैं, कूलाम में, माइक्रो कूलाम में मत रखते हैं। तो माइक्रो कूलाम से अगर तुमको कूलाम में बदलना हो तो 7 माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलना है तो 10 की घात -6 लगाते हैं मल्टीप्लाई। माइक्रो कूलाम को कूलाम में बदलने के लिए कभी माइक्रो निशान देखो तो -6 मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर, ये होता है निशान माइक्रो का, ठीक है। और इसी तरह से Q2 को अगर निकालना है तो उसको माइनस में दिया है, वो तो -2 10 की घात -6 कूलाम हो जाएगा। बात समझ में आई, आ गई होगी समझ में। जो प्लस में है उसको प्लस में रखो, जो माइनस में है उसको माइनस में रखो। इसी तरह से आर तुमको दिया है सेंटीमीटर में, 18 सेंटीमीटर तुमने निकाला है ना आर, तो कभी भी दूरी किस में रखते हैं, मीटर में रखते हैं, SI मात्रक मीटर होता है। तो इसको क्या लिख सकते हो, 18 सेंटीमीटर को 18 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -2 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, बस क्या करो 10 की घात -2 से, तो सब कुछ आ गया तुम्हारे पास में। SI मात्रक सारे रखने हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो बस अब वैल्यू रखो इसमें, 7 × 10 की घात -6, और ये माइनस है तो यहाँ माइनस पहले लगा देते हैं, चलो हम 2 × 10 की पावर -6 अपॉन में आर कितना दिया है, आर दिया है 18 सेंटीमीटर, तो 18 × 10 की पावर -2। अब इसको सॉल्व करना है, के की वैल्यू भी रख देते हैं, चलो रख दें यहीं पे के की वैल्यू। के की वैल्यू होती है 9 × 10 की घात 9, ये माइनस में था तो इसलिए माइनस रख दिया। अब देखो ये 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, ठीक है। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। अब देखो ऊपर क्या बचा 7, और ये 10 की पावर जब मल्टीप्लाई में लिखी होती है तो 10 एक बार लिखो, और जो घात है उसको जो निशान है वो लिखा हो, +9 -6 है तो -6 लिख दिया, -6 है तो -6 लिख दिया। अच्छा ये 10 की घात -2 है, ऊपर जाएगा तो 10 की घात +2 हो जाएगा, तो +2 लगा दिया यहाँ पे बस। अब देखो ये 7 मल्टीप्लाई 9 में से 6 गए 3, 3 में से 6 गए -2 है ना, 3 में से 6 गए -3, -3 और +2 -1। नहीं समझ में आया, अरे 9 में से 6 गए कितना बचा, प्लस का 3, फिर -6 और +2 है, 3 में से 6 गए -3 और +2, -3 में से +2 गए -1, वही तो लिखा है हमने, कोई गलत काम कर दिया क्या, नहीं। तो एक तरह से देखा जाए -1 का मतलब क्या हो गया, 10 नीचे लियो, -1 है 10 को नीचे लाओगे 10 की घात +1, +1 का मतलब पावर 1 तो दिखाते भी नहीं है, सिर्फ 10 होता है इसका मतलब। इसको सॉल्व करोगे 0.7 आ गया, जूल आ गया, क्योंकि ऊर्जा किसमें होती है, जूल में। ये 0.7 जूल जो तुम्हारी आई है एनर्जी, ये माइनस में आई है ना, क्योंकि ये माइनस में होगा ना, ये माइनस तो भूल ही गए तुम, ये माइनस। अच्छा ऊर्जा माइनस में आने का क्या मतलब होता है, देखो यहाँ पे ध्यान दो, एक आवेश प्लस में है तुम्हारा और एक आवेश किस में है, ये Q2 माइनस में है, किस में है, माइनस में। तो ये बताओ, एक अगर तुमको पता होना चाहिए जब Q1 की वजह से तुम्हारा विद्युत क्षेत्र होगा, ये +Q था, +Q1 था मान लो, ठीक है, इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र इधर था, और तुम Q2 ला रहे हो, Q2 किस में है, माइनस में है, तो माइनस में है तो इसका मतलब बल जो इस पर लगेगा, अगर कोई प्लस आवेश होता है उस पर विद्युत क्षेत्र में बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, लेकिन ये माइनस आवेश है तो माइनस आवेश पर जो बल है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको यहाँ तक तुमको लाने में काम नहीं करना पड़ा है, उल्टा फ्री में आ गया है, ये उल्टा उसको काम मिला है, तुमने इसको छोड़ा अपने आप ही ये माइनस प्लस की तरफ अट्रैक्ट होता है ना, तो इसका मतलब ये -Q2 को तुम छोड़ोगे तो अपने आप ही ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब माइनस में काम करने का मतलब वो काम अपने आप हो गया है, तुमने काम कुछ किया नहीं है, अब अपने आप काम हो गया है, तो इसका मतलब ये आंसर माइनस में आ गया तुम्हारे कार्य। अब अच्छा सेकंड वाला देखो जरा तुम, पार्ट 2 देखो, पार्ट 2 में तुमसे कहा है दोनों आवेशों को अलग करने में, अब तुमको अलग करने में खुद मेहनत करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि अब तो वो माइनस और प्लस आपस में चिपक गए हैं, एक दूसरे से पास पास आ गए हैं, अब तुम यहाँ पे पकड़े हुए हो उसको, अब तुमको छोड़ोगे तो वो इधर जाएगा, इसमें चिपक जाएगा जाके, दूर नहीं जाएगा, वो क्या होगा, वो दूर नहीं जाएगा, तो तुमको दूर ले जाने में उल्टा काम करना पड़ेगा। जब काम करना पड़ता है तो काम प्लस में होता है, जब काम अपने आप मिलता है तुमको तो काम किस में होता है, माइनस में होता है। ये माइनस यही दिखा रहा है तुमको कि माइनस आवेश तो अपने आप ही आ जाएगा ना प्लस के पास में, तुमको कोई काम थोड़ी ना करना पड़ेगा। लेकिन अब ये तुम पास पास आ गए हैं तो इसको दूर करने के लिए तुमको उल्टा खुद काम करना पड़ेगा। तो एक तो तुम अपने आप से ही समझ सकते हो कि कितना काम करना पड़ेगा, जितना काम लाने में तुमको मिला है उतना ही काम तुमको करना पड़ेगा दूर भगाने में जहां से तुम लाए हो। तो -0.7 जूल तुमको काम करना मिला था, अब अगर तुमको दूर ले जाना है तो प्लस का 0.7 काम करना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूले से भी तुम कर सकते हो, कैसे, W बराबर क्या होता है, डेल्टा यू,
मान लो तुमको अनंत तक ले जाना है, तो W बराबर क्या होगा, U2 माइनस U1। कहाँ से लेगा तुम, ये पॉइंट 1 है मान लो, अभी ये तुम कहाँ पे, ये पॉइंट 1 है मान लो, और यहाँ से यहाँ पे लाए हो तुम, इसको ले कहाँ जाना है, इनफाइनाइट तक ले जाना है, ठीक है। तो U2 माइनस U1, तो U2 अनंत पे विद्युत ऊर्जा क्या होती है, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, 0, माइनस U1 कितनी है, माइनस 0.7, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस का 0.7 जूल, ठीक। ये हो गया आंसर। तो ये हो गया तुम्हारा W किस काम में, इनको दूर भगाने में, मतलब दूसरे वाले आवेश को अनंत तक पहुंचाने में, ठीक है। तो ये सवाल आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। अगली वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं अगली वीडियो में, कि अगर मान लो पहले से कहीं पे विद्युत क्षेत्र है, मौजूद है, अभी तक की हमने ये पढ़ा है कि पहले हम एक आवेश को लाए Q1 को, जब Q1 को लाए तो पहले से वहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी, तो उसको लाने में काम कितना करना पड़ा था, 0 काम करना पड़ा था। लेकिन अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर मान लो पहले से कोई और दूसरा आवेश है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ चुका है, आवेश तुमको दिया नहीं जाएगा पहले से, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा तुमको, पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, विद्युत क्षेत्र मौजूद है, तो अब पहला वाला जो आवेश लाओगे, पहला वाला जो चार्ज लाओगे, उसको लाने में भी तुमको क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। आई बात समझ में। और जब दूसरा वाला चार्ज लेके आओगे, तो एक तो जो पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से उस पर काम करना पड़ेगा, और जो पहला वाला तुम चार्ज लिया है उसकी वजह से भी तुमको काम करना पड़ेगा। तो अब अगले क्लास में हम लोग वही देखने वाले हैं। तो उम्मीद है आपके सारे जो डाउट हैं वो क्या हो गए होंगे, दूर हो गए होंगे। तो अब जाहिर सी बात है अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, उससे पहले एक काम आप लोग को करना है, क्या करना है, जो व्हाइट वाला बटन दिख रहा है सब्सक्राइब वाला, और जितने भी सारे बटन दिख रहे हैं सारे बटन क्या कर देने हैं, दबा देने हैं। और 4-5 लोग तो जानते ही होंगे ना अपने क्लास में, 12th क्लास में पढ़ते हो तो कम से कम 4-5 लोग तो होंगे ही क्लास में, तो शेयर जरूर कर देना है। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।